हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीके स्मार्ट जी के यूट्यूब चैनल पर। सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे भारत की जलवायु के बारे में, अर्थात इंडियन क्लाइमेट के बारे में, जिसे हम पिक्चर और एनिमेशन से समझने वाले हैं। अर्थात पिक्चर से देखेंगे हम कि भारत की मानसून कैसी है, भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है और मौसम क्या होता है, ऋतु क्या होती है और जलवायु क्या होती है। सभी को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे पिक्चर और एनिमेशन के माध्यम से। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद में आपका जलवायु से लेकर कोई भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। आज के बाद में जलवायु से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहने वाला। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे दैनिक जीवन में भी काम आने वाला है और हमारे एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप धैर्य के साथ सुनते जाइए और नोटबुक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सिर्फ बैठ के सुनना है, क्योंकि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पीके स्मार्ट जी के, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में। तो आप आराम से सुनिएगा और वीडियो कंप्लीट देखिएगा अंत तक, और लास्ट में हम इसके प्रीवियस क्वेश्चन लेंगे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब देखिए, पहले हम समझते हैं मौसम को। मौसम क्या होता है? वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। वायुमंडल में जैसे अचानक परिवर्तन होता है तो उसको मौसम कहते हैं। जैसे हम रात में मौसम एकदम बिल्कुल अच्छा था, हम सोए, सुबह उठे तो अचानक ठंड बढ़ गई, तो ठंड बढ़ी तो आप क्या कहेंगे? मौसम चेंज हो गया, मौसम परिवर्तन हो गया। तो जो अचानक वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है उसी को हम मौसम कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे है ऋतु। अब ऋतु क्या होता है कि एक निश्चित समय में क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन को ऋतु कहते हैं। तो क्रमिक रूप से होने वाला परिवर्तन है, अर्थात साइक्लिक जो चेंज है उसको हम ऋतु कहते हैं। जैसे 3 महीने के लिए ग्रीष्म ऋतु आ गई, फिर वसंत ऋतु आ गई, फिर शरद ऋतु आ गई। तो ऐसे हम जो क्रमिक रूप से जो परिवर्तन होता है उसको हम ऋतु कहते हैं। हमारी ऋतु 6 प्रकार की है: वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऋतु भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जलवायु। अब देखिए फ्रेंड, जलवायु क्या होता है? जलवायु मौसम का एक व्यापक रूप होता है। अब जलवायु और मौसम में थोड़ा डिफरेंट है, देख लीजिए। अब दूसरे शब्दों में, किसी बड़े क्षेत्र के तापमान, वायुदाब, वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को हम मौसम कहते हैं। वायुमंडल में अचानक जो परिवर्तन होता है उसको हम मौसम कहते हैं। और वहाँ का जो मौसम का कम से कम 30 वर्षों का औसत अध्ययन है, अर्थात जिस भी क्षेत्र में मौसम चेंज होता है उसका पता चल जाता है कि कब मौसम चेंज होगा, कब ग्रीष्म ऋतु आएगी, कब शरद ऋतु आएगी। तो उस हिसाब से जो हम 30 वर्षों का अध्ययन करते हैं उसको हम जलवायु कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जलवायु और मौसम में परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। अब उष्णकटिबंधीय, अब थोड़ा सा शब्द ये देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय शब्द क्या होता है? अब उष्ण का मतलब होता है गर्म, उष्ण का मतलब गर्म होता है ज्योग्राफी में, और कटिबंधीय का मतलब होता है क्षेत्र, अर्थात जो गर्म क्षेत्र होता है उसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब इसको समझते हैं कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी होता क्या है। अब देखिए, इस पिक्चर के माध्यम से हम इसको समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम भारत की मानसून को अच्छे से समझते हैं। ये है हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी के बीचों बीच हम एक काल्पनिक रेखा मानते हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर वैसे कोई रेखाएं नहीं खींची गई हैं, हम अपने हिसाब से मानते हैं काल्पनिक रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा का जो ऊपर का भाग होता है उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे का भाग होता है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आप याद रख लीजिए। उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं विषुवत रेखा के। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जो विषुवत रेखा है उसके उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा है। कर्क रेखा जो है ये हमारे भारत देश से, ये रहा हमारा भारत देश, यहाँ से बीचों बीच गुजरती है। अब पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। तो अब सूर्य की जो किरणें हैं ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, इन पर सीधी पड़ती है और बाकी जगह तिरछी पड़ती है। तो जो इनके बीच, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वो क्षेत्र हमेशा गर्म रहेगा। तो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, इनके बीच में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है वो हमेशा गर्म रहेगा और ऊपर का क्षेत्र हमेशा ठंडा रहेगा और नीचे का क्षेत्र भी ठंडा रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है और इनके बीच में सीधी पड़ती है, तो ये क्षेत्र गर्म रहेगा। हमारा भारत जो है वो इसके बीच में आता है, कर्क रेखा, मकर रेखा इनके बीच में आता है लगभग, इसलिए इसके बीच में जितने भी देश आते हैं वहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी हवाएं, क्योंकि वो गर्म होएगा और गर्म जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र। तो भारत में कैसी मानसून पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि उष्णकटिबंधीय मानसून कैसे बोलते हैं भारत में जो पाई जाती है उसको। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, भारत की मानसून को समझिए। अब आपको बताएंगे कि भारत में मानसून कब आती है, कैसे आती है और कौन सी मानसून से भारत में अधिक वर्षा होती है। तो भारत में अधिक वर्षा होती है जो दक्षिण पश्चिम मानसून आती है उससे भारत में अधिक वर्षा होती है, अर्थात 80% वर्षा उसी से होती है भारत में। ठीक है,
और एक बात तो समझिए, जो पवने चलती है वो क्या होती है, वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ये भी आपको पता रहना चाहिए, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवने चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवने चलती है, ये आपको पता रखना है, ठीक है। और देखिए, भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो कब प्रवेश करता है, जून के महीने में। अब जून के महीने में क्यों प्रवेश करता है, क्योंकि जून के महीने में जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, तो कर्क रेखा पर जैसे ही सूर्य सीधा चमकेगा, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र और नीचे का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र जितना भी है वो गर्म होगा। गर्म होगा तो वायुदाब निम्न होगा, तो वायुदाब निम्न होगा तो क्या होगा कि एक फेरल का नियम होता है। फेरल का नियम ये कहता है कि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। तो फेरल का नियम कहता है कि जैसे ही पवने दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, जैसे ही पवने दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी वे अपने दाईं ओर मुड़ जाएंगी, अर्थात पवने दाईं ओर अपवर्तित हो जाएंगी, ठीक है। और पवने जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश करती है तो वे अपने बाईं ओर मुड़ जाएंगी, अर्थात दक्षिण गोलार्ध से हम उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो हमारा दायां ये होगा, और उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध में आएंगे तो हमारा बायां ये होगा। तो फेरल का नियम यही है कि पवने जब विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो वे अपने दाईं ओर मुड़ जाएंगी, और जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश करती है तो वे अपने बाईं ओर मुड़ जाएंगी। ये फेरल का नियम है, तो ये भी आपको पता रखना है, आगे आपके काम आने वाला है। अब देखिए, ये भारत है और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है बीचों बीच से, ठीक है। यहाँ का क्षेत्र गर्म हो गया क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है। यहाँ का क्षेत्र गर्म होगा तो वायुदाब क्या होगा, निम्न होगा, वायुदाब यहाँ का निम्न होगा, और जल जो है यहाँ से अरब सागर और बंगाल से ऊपर उठेगा, भाप बनकर ऊपर उठेगा, तो इधर से जो पवनें आएंगी सीधी, ठीक है, जो पवनें आएंगी वो क्या होंगी, विषुवत रेखा को जैसे ही पार करेंगी वो अपने दाईं ओर मुड़ जाएंगी। जैसे दाईं ओर मुड़ेंगी अर्थात पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चल जाती है, यहाँ पर निम्न दाब बनेगा और यहाँ पर उच्च दाब होगा, तो उच्च दाब से पवने निम्न दाब की ओर चलेंगी। निम्न दाब का जो क्षेत्र है ये पवनों को अपनी ओर खींचेगा, तो ये फेरल के नियम से जाके अपने दाईं ओर मुड़ जाएंगी। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक आता है वृष्टि छाया क्षेत्र, कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है और किस तरह से आगे आपकी काम आएगा वृष्टि छाया क्षेत्र, तो उसको आप पहले समझ लीजिए अच्छे से। तो चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है इसको समझिए आप। जैसे ये पर्वत है, इधर से हवा चल रही है तेज, ये समुद्र है, समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठेगा, ऊपर उठते ही बादल बनेंगे, हवा तेज आई, हवा ने बादलों को इधर खिसकाया, और इधर आते ही ये सामने पर्वत आ गया। अब पर्वत से बादल टकराएंगे, टकराते ही वर्षा करेंगे, तो वर्षा करेंगे तो इधर पर्वत आ गया और इधर बादल जाने वाले नहीं क्योंकि सामने पर्वत आ गया, तो इधर तो बरसात हो गई, और इधर जो क्षेत्र है ये कैसा हो गया, शुष्क रह गया, ये शुष्क क्षेत्र रह गया, और इधर वर्षा हो गई। तो इस जो शुष्क क्षेत्र है इसको हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है, कई बार तो होती नहीं है, और होती है तो बहुत ही कम होती है। अर्थात इधर मान लीजिए 85% वर्षा हुई तो इधर होती है 15%, जिसे हम न के बराबर मानते हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र को हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वृष्टि छाया क्षेत्र समझ में आ गया होगा। आगे जब इस वर्ड का उपयोग हो तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र इसी को कहते हैं। बादल तेज हवा आई, बादलों को खिसकाया और सामने पर्वत आ गया, पर्वत से टकरा बादल वर्षा करेंगे और पर्वत के उस साइड का क्षेत्र शुष्क रह जाएगा, जिसे हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। अब जो मानसून है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी ने किया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिए। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुदिश दिशा बदलने वाली पवनें। जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। किसी भी देश की जलवायु निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, किसी भी देश की जलवायु निर्भर करती है उस स्थान की ऊंचाई पर, वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति पर, और उस स्थान के समुद्र से कितनी दूरी है उस पर निर्भर करती है, और वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है। तो किसी भी देश की जलवायु इन चारों बातों पर निर्भर करती है, ऊंचाई पर, स्थिति पर, समुद्र से दूरी पर, और वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है। तो इनको भी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, अत्यधिक प्रादेशिक भिन्नता भारतीय जलवायु की विशेषता है। यहाँ जहाँ उत्तर पूर्व में भारी वर्षा होने के कारण वहाँ आर्द्रता अधिक होती है, क्योंकि मासीन राम और चेरापूंजी आते हैं मेघालय में, वहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। इसीलिए कह रहा है कि वहाँ पर उत्तर पूर्व से भारी वर्षा होने के कारण वहाँ पर आर्द्रता अधिक होती है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान, जो यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान है, बहुत कम वर्षा के कारण शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए मरुस्थल पाया जाता है और शुष्क क्षेत्र है। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक है। कौन कौन से हैं? एक तो उत्तर में हिमालय पर्वत होने के कारण एशिया से जो आने वाली ठंडी हवाएं है वो भारत में नहीं आ सकती, क्योंकि उत्तर में जैसे भारत है, यहाँ उत्तर में हिमालय पर्वत, यहाँ से जो मानसूनी हवाएं आती हैं, जो ठंडी हवाएं आती हैं वो यहीं पर टकराकर
यहीं पर रुक जाती है, इसलिए भारत में प्रवेश नहीं होने देती है। तो एक तो उत्तर में हिमालय पर्वत आ गया, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर तथा भूमध्य रेखा नजदीक होने के कारण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु का समरूप होती है। जो मैंने आपको बता दिया कि भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय होती है, क्योंकि भारत है वह कर्क रेखा, भारत से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है और कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का जो क्षेत्र है वो हमेशा गर्म होता है। ठीक है, तो भारत इस लगभग इसके बीच में आता है, इसलिए भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। आगे देखिए, भारतीय मौसम विभाग ने भारत की जलवायु को 4 भागों में विभक्त किया है। एक तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु, पीछे हटते मानसून की ऋतु। शीत ऋतु आती है दिसंबर से फरवरी तक, ग्रीष्म ऋतु आती है मार्च से मई तक और दक्षिण पश्चिम मानसून आती है जून से सितंबर तक। पीछे हटते मानसून वापस अर्थात वापस लौटती मानसून जिसे बोलते हैं हम, वो आती है अक्टूबर और नवंबर में। तो इसको आप अच्छे से समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है, उसके बाद इन सबको देखेंगे। तो चलिए उसको समझते हैं। अब देखिए, ये है दक्षिण पश्चिम मानसून। इस समय ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में बना निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक तीव्र होता है। इसका विस्तार पश्चिम राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक रहता है। मैंने बताया कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो जून के महीने में भारत में प्रवेश करता है, क्योंकि भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र रहता है और पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आकर्षित होती है, और जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है उनको वो पवनों को अपनी ओर खींचता है, तो वो बादलों को धकेलती हुई लाएंगी। जो पानी समुद्र में बनता है ना, समुद्र में जैसे अरब सागर में बन गया, बंगाली खाड़ी में बन गया, वो भाप बनकर ऊपर उठेगा, बादल बनेंगे और बादलों को उच्च वायुदाब की जो पवनी है वो बादलों को निम्न वायुदाब की ओर लाएंगी। इसलिए भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वाधिक होती है, अर्थात 80% दक्षिण पश्चिम मानसून ही भारत में होती है, जिसी उसी से वर्षा होती है। इस निम्न वायुदाब की कमी को पूरा करने के लिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से हवा खींची चली आती है, क्योंकि वहां पर वायुदाब उच्च होता है और भारत में निम्न होता है, जो कि यहाँ से अधिक वायुदाब का क्षेत्र है। दक्षिण गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने भारत के ऊपर के इस, मैंने बताया ना कि दक्षिण गोलार्ध से जो व्यापारिक पवने आएंगी और उत्तरी गोलार्ध में आएंगी, उत्तरी गोलार्ध में आते ही वो क्या करेंगी, अपने दाईं ओर फेरल के नियम से अपने दाईं ओर मुड़ जाएंगी। इस वायु संचरण के में भूमध्य रेखा जैसे विषुवत रेखा को पार करके दक्षिण पश्चिम पवन से मिल जाती है। दक्षिण पश्चिम में जो पवने होती है वो मिल जाती है, जो मैंने आपको पहले समझा दिया। इससे जून के प्रथम सप्ताह में केरल के तट पर भारत में मानसून कब प्रवेश करता है, जून के प्रथम सप्ताह में। तो वो सबसे पहले केरल के तट पर टकराएगा, अर्थात केरल का जो मालाबार तट उस पर वो टकराएंगी। ये दक्षिण पश्चिम मानसून रूप में फट जाती है और महीने के अंत तक मानसून पूरे भारत में सक्रिय हो जाती है। अब इसको आपको समझाएंगे कैसे होती है अच्छे से, पूरी मानसून को आप देखते जाइएगा। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक तो अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले केरल तट पर केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ पर यह पश्चिम घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करता है। इसे हम मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। अब समझिए अरब सागर की शाखा क्या होती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा क्या होती है, कौन सी शाखा से कहाँ कहाँ वर्षा होती है, ये आपको कंप्लीट समझाया जाएगा। अब देखिए, आपको अच्छे से समझाएंगे पूरी परिभाषा कैसे मानसून आता है, कहाँ कहाँ वर्षा करता है और कहाँ कहाँ वर्षा नहीं करता है। अब जैसे मैंने बताया कि भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया, ठीक है, और जो पवने होती है वो दक्षिण गोलार्ध से आती है, विषुवत रेखा को पार करती है, उत्तरी गोलार्ध में आती है, क्या करती है, अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दक्षिण, ये क्या है, विषुवत रेखा है हमारी, ये है विषुवत रेखा हमारी। ठीक है, व्यापारिक पवने आई, जैसे ही उत्तरी दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश किया और अपने दाईं ओर मुड़ गई। ठीक है, जो मैंने फेरेल के नियम से आपको समझा दिया है। वो क्यों आती है, वो आती है यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है। निम्न वायुदाब क्यों होता है, वो होता है कि भारत से जो कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है उस पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती है, अर्थात सीधी सूर्य किरणें पड़ती है, इसलिए यहाँ का क्षेत्र गर्म होता है और यहाँ का जो वायुदाब है वो निम्न हो जाता है और पवने जो होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब वायुदाब की ओर चलती है, इसलिए ये व्यापारिक पवने भारत की ओर आती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब समझिए आप, अब देखिए जैसे ही व्यापारिक पवने आएंगी, जैसे मान लीजिए ये क्या है, विषुवत रेखा है, जैसे व्यापारिक पवने आई ऐसी आई और अपने दाईं ओर मुड़ गई। ठीक है, अब जैसे दाईं ओर मुड़ गई, व्यापारिक पवने आते ही केरल के मालाबार तट से टकराएंगी। ये केरल का मालाबार तट है, वहाँ यहाँ से एक पवने टकराएंगी, तमिलनाडु यहाँ रह गया, यहाँ से टकराते ये 2 दिशाओं में बढ़ जाएंगी, एक तो अरब सागर की तरफ जिसे हम अरब सागर की शाखा कहते हैं और एक बढ़ जाएंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ जिसे हम बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। ठीक है, 2 शाखाओं में बढ़ गया। अब सबसे पहले हम समझते हैं अरब सागर की शाखा, ये क्या होती है। अब देखिए जैसे ही मानसून आया, केरल के मालाबार तट से टकराया और टकराते यहाँ पर खूब सारी वर्षा करेगा। कहाँ पर, केरल के मालाबार तट से टकराते ही केरल में खूब सारी वर्षा करेगा
ये पश्चिमी घाटा हो गया, इसे टकराएगा और यहाँ तमिलनाडु रहेगा इधर, तो ये तमिलनाडु की तरफ वर्षा नहीं करेगा, क्योंकि तमिलनाडु का जो क्षेत्र है ये आ गया वृष्टि छाया क्षेत्र में। जो मैंने आपको समझा दिया कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, जैसे पवनें आती हैं पर्वत से टकराती है और वहीं पर वर्षा करती है और दूसरी ओर वर्षा नहीं होती, तो उसको कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। तमिलनाडु का क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आ गया, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। उससे तमिलनाडु में वर्षा नहीं होगी, क्योंकि वह वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। अब अरब सागर की शाखा ऐसे चलेगी, पश्चिमी तट के सारे ऐसे चलेगी, क्योंकि इधर तो वृष्टि छाया क्षेत्र आएगा, कर्नाटक का आधा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आएगा, इधर महाराष्ट्र का क्षेत्र भी वृष्टि छाया क्षेत्र में आएगा, और इधर ऐसे पश्चिम तट से टकराकर इधर इस इलाके में वर्षा करती रहेंगी। महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी करेंगी और कर्नाटक के क्षेत्र में भी करेंगी। केरल में तो झमाझम वर्षा होनी है। अब जैसे ही मानसून यहाँ पहुंचता है अरब सागर का, ये 3 शाखाओं में बढ़ जाता है, एक तो गुजरात की तरफ, एक मध्य प्रदेश की तरफ और एक सीधा राजस्थान की तरफ। अब जैसे गुजरात की तरफ है तो ये गुजरात में है गिर पर्वत, जैसे गिर पर्वत से मानसून टकराएगा, टकराते ही यहाँ पर वर्षा करेगा, और ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, सौराष्ट्र। वे फिर से समझाते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर मानसून आ गया अरब सागर का, ये 3 शाखाओं में बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा मध्य प्रदेश की तरफ, एक सीधा राजस्थान की तरफ और एक हो जाएगा गुजरात की तरफ। तो ये है गुजरात का गिर पर्वत, इससे मानसून टकराएगा और टकराते ही यहाँ पर खूब सारी वर्षा करेगा। तो ये क्षेत्र कौन सा आता है, सौराष्ट्र, ये सौराष्ट्र का क्षेत्र आता है, ठीक है। तो यहाँ पर खूब सारी वर्षा होगी। इधर आ गया कच्छ कारण, जो कि एक मरुस्थल आपको सभी को पता है। यहाँ पर ये क्षेत्र शुष्क हो जाएगा, क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र के कारण पर्वत आ गया बीच में, यहाँ से टकराई मानसून और यहीं पर वर्षा हो गई। सौराष्ट्र में खूब वर्षा होती है। ये क्षेत्र आ गया कच्छ कारण, जो शुष्क रह जाएगा वृष्टि छाया क्षेत्र के कारण, ठीक है। दूसरा गया है मध्य प्रदेश की तरफ। अब मध्य प्रदेश में क्या होता है कि ये आ गया विंध्याचल पर्वत और ये आ गया सतपुड़ा की पहाड़ी, ठीक है। अब मानसून इन्हीं के बीच में टकराता रहेगा, एक बार इधर एक बार इधर, और ये मध्य का क्षेत्र है ना, खूब सारी वर्षा करेगा। इधर वर्षा नहीं होगी क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ गया, इधर भी नहीं होगी, ये भी वृष्टि छाया क्षेत्र में। और इनके बीच में एक नदी बहती है, उसको हम कहते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बहती है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण उफान पर आ जाती है, क्योंकि वहां पर इन्हीं पहाड़ियों के बीच में मानसून टकराता रहेगा और यहीं पर वर्षा करता रहेगा, तो इसी कारण यहाँ वो नदी उफान पर आ जाती है, ठीक है। तीसरी शाखा जाती है राजस्थान की ओर। ये राजस्थान में है अरावली पर्वतमाला। जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है वो इस अरावली पर्वतमाला के बिना टकराए सीधा गुजर जाएगा, क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला जो है इन पवनों के समांतर पड़ती है, इसलिए राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, क्योंकि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला अवरुद्ध नहीं बनती है और ये इसके समांतर में गुजर जाएंगी आगे की ओर, ठीक है। अब इसको दोबारा समझते रहना। जैसे तीसरी शाखा जाएगी, एक शाखा मध्य प्रदेश की ओर, दूसरी गुजरात की ओर, तीसरी है राजस्थान की ओर, तो ये सीधी चली जाएंगी व्यापारिक पवनें, ठीक है। जैसे ये जाएगा यहाँ पर दिल्ली आ गया, दिल्ली में आ गई राजसेना की पहाड़ियाँ, दिल्ली में राजसेना की पहाड़ियाँ होगी, इनसे मानसून टकराएगा और टकराते ही यहाँ पर वर्षा करेगा दिल्ली में, ठीक है। अब ये इतनी ऊंची तो नहीं है, राजसेना की पहाड़ियाँ नीची है, इसलिए मानसून इनके ऊपर से गुजर जाएगा और यहाँ पर जाके उत्तराखंड में जाके टकराएगा, जहाँ से हिमालय पर्वत आ गया, हिमालय पर्वत से टकराता ही वहाँ उत्तराखंड में वर्षा करेगा झमाझम। उत्तराखंड में वर्षा करते ही वापस टकराएगा, वापस लौटेगा मानसून, ठीक है। अब वहाँ पर वर्षा कर दी उत्तराखंड में, अब इसमें आर्द्रता कम हो गई, अर्थात जो पवने हैं उनमें नमी की मात्रा कम हो गई, वापस लौटते ही ये पंजाब में वर्षा करेंगी, ठीक है। तो पंजाब में वर्षा हो गई, पंजाब और हरियाणा दोनों में करेंगी, खासकर पंजाब में होती है, ठीक है, ज़्यादातर हरियाणा में बहुत कम होती है। तो जैसे ये उत्तराखंड की जो पहाड़ी हैं उनसे टकराएंगी हिमालय से और टकराकर वापस पंजाब में लौटते समय पंजाब में वर्षा करेंगी। तो ये हो गई हमारी एक शाखा और अरब सागर की शाखा, ठीक है। अरब सागर की शाखा को हमने समझ लिया अच्छे से। अब दूसरी शाखा थी हमारी बंगाल की खाड़ी, उसको देखिए। ये थी बंगाली खाड़ी यहाँ पर, क्योंकि मानसून 2 भागों में बटा था, एक तो अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाली खाड़ी की शाखा। तो ये जो बंगाली खाड़ी की शाखा है ये मानसून सीधा जाएगा और यहाँ पर जाएगा मेघालय में, और मेघालय के जो गारो, खासी और जयंतिया की जो पहाड़ी है उनसे टकराएगा। उनसे टकराते ही मेघालय में वर्षा होगी, मासिनराम में बहुत भयंकर वर्षा होगी। विश्व का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मासिनराम मेघालय में। वो होती है गारो, खासी और जयंती पहाड़ियों के कारण, क्योंकि गारो, खासी और जयंती पहाड़ियों का जो आकार है ये होता है कीप के समान, ये होता है कीप, ठीक है, इसके समान होती है, और ये इसमें फंस जाती है और यहीं पर टकरा के बहुत सारी वर्षा करती है। तो मासिनराम और चेरापूंजी में बहुत भयंकर वर्षा होती है, और भारत की नहीं, विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मासिनराम और चेरापूंजी में। जैसे ही गारो पहाड़ियों से टकराएगा मानसून और ये सीधा इधर चला जाएगा, ठीक है। इसको हम बाद में देखते हैं, इसको देखिए पहले। यहाँ पर हो गया, यहाँ से गुजर के जाएगा इन पहाड़ियों में, इधर उत्तर पूर्व, ये भाग कौन सा है, उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व में वर्षा जो होती है वो बंगाली खाड़ी से होती है, न कि अरब सागर से, ठीक है। तो उत्तर पूर्व में यहाँ पर वर्षा होगी, असम की पहाड़ियों से टकराएगा, मिजोरम की पहाड़ियों से टकराएगा, वहाँ पर वर्षा करेगा। अब इधर जो मानसून गया टकराया किससे, गारो की जो पहाड़ियां हैं मेघालय में, वहां से टकराया और इधर चला गया, और इसी मानसून से बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड यहाँ पर वर्षा होगी।
जैसे टकराएगा बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में, इसी जो बंगाली खाड़ी की मानसून है उसी से वर्षा होने वाली है, क्योंकि ये गारो पहाड़ियों से टकराएगा और टकरा के बिहार, उत्तर प्रदेश में मानसून करेगा और यहाँ पर दिल्ली में थोड़ी बूंदाबूंदी होगी और फिर दिल्ली के बाद में हरियाणा जाता हुए वापस पंजाब जाएगा और पंजाब में ये भयंकर बरसात करेगा। तो पंजाब में एक तो हो गया ये जो अरब सागर की शाखा है, इससे बरसात हो गई पंजाब में, और दूसरी हो गई बंगाली खाड़ी की शाखा से। तो ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ से दोनों शाखाओं से बरसात होती है, तो वो होती है पंजाब में। तो इसको आप याद रखिए अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे वर्षा हो गई। अब देखिए वापस लौटेगा मानसून, हमारा चौथा प्रकार था वापस लौटता मानसून। अब मानसून हो गया कंप्लीट यहाँ, जो मैंने समझा दिया। अब वापस समझिए इसको। अब देखिए मानसून वापस लौटेगा, क्योंकि सितंबर का महीना आ जाता है और सितंबर में क्या होता है कि जो सूर्य होता है वो विषुवत रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। तो विषुवत रेखा यहाँ पर मान लीजिए, जगह नहीं नीचे, तो यहाँ पर मान लीजिए विषुवत रेखा क्या है। जैसे ये विषुवत रेखा, सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ेगी और विषुवत रेखा पर पड़ेगी तो यहाँ का क्षेत्र गर्म होगा तो यहाँ पर वायुदाब निम्न होगा, यहाँ पर दाब उच्च होगा। तो जो उच्च दाब की पवनी है वो निम्न दाब की ओर आएंगी, अर्थात मानसून वापस लौटेगा, जिसे हम वापस लौटता मानसून बोलते हैं। जो बंगाली खाड़ी से गया था, गारो खासी से टकराया और मानसून ऐसे जाके पंजाब हरियाणा में टकराया। तो अब क्या हुआ, जो जैसे मानसूनी पवने उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर लौटेंगी तो क्या होगा, जो अरब सागर की शाखा है ये तो सीधी इधर आ जाएगी, सीधी गुजर जाएगी, ठीक है। ये तो सीधी इधर आ जाएगी, इसमें तो अवरोध बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो अरावली पर्वतमाला है ये इनके समांतर पड़ती है, तो यहाँ पर तो अवरोध बनेगा नहीं और अरब सागर की शाखा सीधी लौट जाएगी। लौटते हुए मानसून कहाँ पर वर्षा कराएगा, पंजाब में। लौटते हुए मानसून से पंजाब में वर्षा होगी और फिर ये सीधा निकल आएगा अरब सागर की ओर, ठीक है। ये जो आएगा, ये जो पवने हैं, अब इनमें नमी तो रही नहीं, ये शुष्क हो गई एकदम से, क्योंकि जो नमी थी वो तो बरसात के रूप में पूरी हो गई। अब ये शुष्क हवाएं है, तो इसको समझिए आप। मैंने बताया ऐसे बंगाली खाड़ी से गई, गारो खासी से टकराई और इधर से ये निकल गई। तो वापस जैसे ये पवनें आएंगी तो यहाँ पर जो ये झारखंड है, यहाँ की झारखंड की पहाड़ी से टकराएंगी। झारखंड में कौन सी पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ियाँ। झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों से टकराएंगी और यहाँ पर कोई वर्षा नहीं करेंगी, क्योंकि जो पवनी है वो शुष्क हो गई है, उनमें नमी खत्म हो गई है। और ऐसे टकराते ही ये इधर आएंगी उड़ीसा से आंध्र प्रदेश की ओर, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बहुत खतरनाक चक्रवात और तूफान आता है। और उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में वापस लौटते मानसून के कारण तूफान और चक्रवात आते हैं, जिनमें नमी तो होती नहीं है और धूल भरी आंधियाँ चलती है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे शुष्क पवनें आएंगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, और यहाँ से थोड़ा सा नमी प्राप्त करेंगे बंगाली खाड़ी से, और यहाँ से बंगाली खाड़ी से नमी प्राप्त करते ही ये तमिलनाडु में प्रवेश करेंगी और यहाँ पर झमाझम वर्षा करेंगी, खूब सारी वर्षा होगी। तो तमिलनाडु में वापस लौटते मानसून से वर्षा होती है। ऐसा पूछा जाता है कि वापस लौटते मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो होती है तमिलनाडु में। तो इसको आप याद रखिए। तमिलनाडु का जो कोरामंडल तट है वहाँ से टकराएंगी, जहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और लाइची की पहाड़ियाँ, वहाँ से मानसून टकराएगा और वापस लौटता और वहाँ पर खूब सारी वर्षा करेगा। तो तमिलनाडु में वर्षा होगी और फिर ये आगे गुजर जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तभी कहते हैं बंगाली खाड़ी से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में वर्षा बंगाली खाड़ी से होती है, ना कि अरब सागर की शाखा से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मानसून समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसको पढ़ लीजिए क्या लिखा है इसमें। ये देखिए, अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत में केरल राज्य है में जून के प्रथम सप्ताह में टकराएगा और 15 जुलाई तक मानसून पूरे भारत में फैल जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर पश्चिम घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करता है, इसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है, अर्थात मानसून वृष्टि कहते हैं। बंगाली खाड़ी से आने वाली हवाओं के कारण गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होती है, जो मैंने आपको समझा दिया है। आगे देखिए, कहाँ पर, जो मेघालय की गारो, खासी और जयंती की जो पहाड़ियाँ वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। इसके कारण ही मासीन राम जो मेघालय में है विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, विश्व का सबसे अधिक वाला स्थान है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है मासीन राम और चेरापूंजी में, जो कि मेघालय का क्षेत्र है। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि 80% वर्षा भारत में अरब सागर की शाखा से ही होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाई गई कुल आर्द्रता 65% भाग अरब सागर से और 35% भाग बंगाली खाड़ी से आता है, ठीक है। जो जितनी मानसून आती है वो 65% कहाँ से आती है, अरब सागर से, और 35% बंगाली खाड़ी से। और ऐसा मान सकते हैं कि 80% वर्षा जो होती है वो होती है अरब सागर से, और बाकी बचा 20%, जिसमें से 15% जो है वो तो होता है बंगाली खाड़ी से वर्षा और वापस लौटते मानसून से वर्षा, ठीक है। और 5% जो होती है वो आगे बताएंगे आपको, वो होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण, वो मध्य सागर से उठ के जो हवाएं आती है, 5% वर्षा उन्हीं से होती है, जिसे हम माउट वगैरह कहते हैं, ठीक है। वो आगे आपको समझाएंगे। अब देखिए,
अरब सागर मानसून की एक शाखा सिंधु नदी के डेल्टा के से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई, जो मैंने बता दिया, हिमालय पर्वत से टकराएंगी और जिससे धर्मशाला के निकट भारी वर्षा होगी। राजस्थान में मार्ग में अवरोध न होने कारण, क्योंकि अरावली पर्वतमाला है जो मानसून के समांतर पड़ती है, इसलिए ये हवाएं इससे न टकरा के सीधा इसके समांतर गुजर जाएंगी। इसलिए सबसे शुष्क क्षेत्र होता है राजस्थान, और राजस्थान में माउंट जो होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, तो वो भी आपको बताएंगे। अवरोध न होने के कारण, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इनके बहने की दिशा के समांतर पड़ती है, इसलिए राजस्थान में बारिश नहीं होती। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि क्षेत्र में, जो मैंने आपको बता दिया है, वृष्टि क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफी कम वर्षा होती है, अर्थात बहुत नगण्य वर्षा होती है। मैंने बताया कि वृष्टि क्षेत्र में एक तरफ तो 85% वर्षा होती है और दूसरी तरफ 15% वर्षा होती है, अर्थात नगण्य न के बराबर होती है, इसलिए उसको कम बता दिया गया है। आगे है पीछे हटती मानसून, जो कि अक्टूबर और नवंबर में आती है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। इसको देख लीजिए आप। इस समय सूर्य दक्षिण की ओर जाने लगता है, जिससे उत्तर में तापमान कम होता है, दाब अधिक होने लगता है। ठीक है, अब ये कम दाब का क्षेत्र बंगाली खाड़ी में बनने लगा, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा, वहां पर वायुदाब कम होगा और उत्तर में वायुदाब अधिक होगा। तो वायुदाब उत्तर से जो पवनें आएंगी वो निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी। ठीक है, जिसे वापस लौटता मानसून कहते हैं। इस ऋतु में बंगाली खाड़ी और अरब सागर में चक्रवातों की उत्पत्ति होगी। इन चक्रवातों से आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के पूर्वी तटीय क्षेत्र तथा पश्चिम तटीय क्षेत्र गुजरात में काफी क्षति होती है, जो मैंने आपको बता दिया। इन चक्रवातों के कारण ही गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की डेल्टा क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु है उसको समझाते हैं आपको अच्छे से। अब देखिए शीत ऋतु। शीत ऋतु में क्या होता है कि दिसंबर से फरवरी, इस समय सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। पश्चिम भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, क्योंकि जो सूर्य है वो चला जाता है दक्षिण में विषुवत रेखा की ओर। ठीक है, तब पवन का प्रवाह उत्तर पश्चिम से, यह है उत्तर पश्चिम, पवन का प्रवाह उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होने लगता है, अर्थात उत्तर पश्चिम से पवन का प्रवाह पूर्व की ओर होने लगता है, जिससे पूर्वी तटीय भाग में उत्तरी पूर्वी पवनों के प्रभाव से, जो कहाँ से उठती है, भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से उठती है। इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। भूमध्य सागर से जो हवा उठती है, जो पवनें उठती हैं, वो भारत की ओर आती है और अपने साथ मानसून लेकर आती है, जिन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं या जेठ दराई भी बोलते हैं। ठीक है, वो सीधे भारत की ओर आती हैं और कहाँ कहाँ वर्षा करती है, राजस्थान में करती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख अर्थात हिमालय क्षेत्रों में वो वर्षा करती है। इसीलिए सर्दी के टाइम पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, इस पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम से होने वाली सर्दकालीन वर्षा से पंजाब और हरियाणा में गेहूं, चना व सरसों की कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। हिमाचल में सेब के बागानों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि वहाँ पर जो बरसात होती है वो सेब के बागानों के लिए, और जो पंजाब में वर्षा होती है जेठ धाराओं के कारण, वो होती है पंजाब और हरियाणा में गेहूं, चना व सरसों के लिए लाभदायक होती है। आगे देखिए, राजस्थान में इस वर्षा को मावठ कहते हैं। राजस्थान में इस वर्षा को मावठ कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में इससे हिमपात होता है, जिस कारण इनके पिघलने से हमें वर्ष भर नदियों में पानी मिलता रहता है। नदियों में पानी का स्तर किसके कारण बढ़ता है, वो बढ़ता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, जिससे नदियों से हमें वर्ष भर पानी मिलता रहता है। अब आगे देखिए ग्रीष्म ऋतु, मार्च से मई। इस समय सूर्य उत्तरायण में होने के कारण यहाँ तापमान अधिक रहता है, जिससे यहाँ पर वायुदाब कम रहता है। इस समय तापमान कुछ स्थानों पर 45 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है निम्न वायुदाब के कारण ही आता है और गर्मियों में आता है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। दक्षिण पूर्व से आने वाली आर्द्र समुद्री हवाएं जब जब धूल भरी शुष्क हवाओं से मिलती हैं तो तूफान, तड़ित झंझा के साथ मानसून से पूर्व बारिश होती है। जो मानसून से पूर्व बारिश होती है उसको क्या कहते हैं, मानसून पूर्व फव्वार। उसको हम मानसून पूर्व फव्वार कहते हैं, जो कि औसत वार्षिक वर्ष का लगभग 10% होता है। ठीक है, जो पूरे वर्ष में जो बरसात होती है उसका 10% मानसून से पूर्व बरसात होती है। ये वास्तव में मानसूनी वर्षा नहीं होती, इसे हम मानसूनी पूर्व फव्वार कह सकते हैं। मानसूनी पूर्व फव्वार मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों की विशेषता है। कहाँ पर होती है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। जो मानसूनी पूर्व फव्वार है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की विशेषता, यहाँ पर मानसूनी पूर्व फव्वार होती है जो मानसून से पहले होती है, जिसके कारण बहुत सारे चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, आंधी आती हैं, जो कि नमी युक्त होती है। अलग अलग राज्यों में मानसून पूर्व फव्वार को अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्योंकि मानसून से पहले होने वाली वर्षा इन राज्यों में फसलों के लिए लाभदायक होती है। आसाम में इसे चाय वर्षा, आसाम में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, चाय वर्षा, टी सोवर। केरल में इसे आमर वर्षा कहती है, क्योंकि वो आम की फसल के लिए लाभदायक होती है, मैंगो सोवर। ठीक है,
कर्नाटक में इसे कॉफ़ी वर्षा कहते हैं, क्योंकि कर्नाटक में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो कॉफ़ी के लिए लाभदायक होते हैं, तो इसे कॉफ़ी वर्षा कहते हैं। एवं चेरी ब्लॉसम तथा उड़ीसा में इसे नार्वेस्ट भी कहा जाता है। बंगाल में इसे काल वैसाखी कहते हैं, जो कि मानसून से पूर्व वर्षा होती है, उसको पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये दक्षिण पश्चिम मानसून मैंने आपको समझा दिया। अब मैंने आपको सारा समझा दिया, दक्षिण पश्चिम मानसून भी समझा दिया, जो कहाँ कहाँ बढ़ती है, बंगाली खाड़ी अरब सागर वाला समझा दिया, बंगाली खाड़ी समझा दिया, और वापस लौटता मानसून भी आपको समझा दिया अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप क्वेश्चन लगाओगे तो हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब करेंगे हम परिवेश क्वेश्चन। तो चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए अब हम लगाएंगे परिवेश क्वेश्चंस। भारत की जो मानसून जलवायु है उससे परिवेश एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अब हम देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो मैंने बताया किया गया अल मसूदी द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून है अरबी भाषा का शब्द। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखते जाइए सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से आएंगे, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद में आपको मानसून कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये हमेशा आपको याद रहेगी लाइफ टाइम के लिए, जीवन भर, क्योंकि ये आपके दैनिक जीवन में भी काम आने वाली है मानसून, कि मानसून कब आता है, कैसे आता है और किस तरह से आता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूखा स्थान है? तो फ्रेंड्स सूखा स्थान है लेह। लेह में वर्षा बहुत ही कम होती है, क्योंकि लेह में ऊपर उत्तर में जो पहाड़ियाँ पाई जाती है, आप देखिए इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। उत्तर में जो हिमालय पर्वत पाए जाते हैं, मानसून यहाँ पर टकरा के वापस यहीं से लौट जाता है, तो लेह में वर्षा नहीं होती है। तो सबसे कम वर्षा लेह में होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपको नहीं बताया तो अभी बता दिया आपको, क्योंकि जो हिमालय पर्वत है उससे मानसून टकराएगा और वापस लौट जाएगा। ऊपर की ओर पहाड़ियाँ होने के कारण मानसून आगे की ओर नहीं पहुँचता है, इसलिए लेह में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो ये आपको बताया केरल के मालाबार तट पर सर्वप्रथम ये प्रवेश करता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स ये मैंने बताया पंजाब में। पंजाब में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा कारण है? तो उत्तर पश्चिम जो भाग होता है, उत्तर और पश्चिम ये जो भाग आता है, यहाँ पर शीतकालीन जो वर्षा होती है उसको हम माउट कहते हैं, और वो किस कारण से होती है? उसको राजस्थान में माउट कहते हैं, और वो किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, मासीन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ निम्न दाब रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवा चलती है, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो मैंने बताया था आपकी, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति है, तो मानसून में फंस जाता है और यहीं पर बारंबार वर्षा करता रहता है, इसलिए मासीन राम और चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर वर्षा मैंगो सोवर, ये क्वेश्चन बीपीएससी 1999 में पूछा गया, क्या होता है? तो ये होती है बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल महीने में होने वाली वर्षा। मार्च और अप्रैल में बिहार और बंगाल में वर्षा होती है, और केरल में भी वर्षा होती है, जिसे हम अमर वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो केरल और तमिलनाडु में वर्षा होती है, केरल तमिलनाडु और कर्नाटक में वर्षा होती है, और बिहार एवं बंगाल में भी जो वर्षा होती है उसको भी अमर वर्षा कहती है, जो कि मानसून से पूर्व वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो फ्रेंड्स दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर वृष्टि छाया पाया जाता है, जिसके कारण वर्षा न के बराबर होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती नहीं है, बंगाली खाड़ी से तमिलनाडु में वर्षा होती है, जो कि वापस लौटते मानसून से होती है। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु में सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ पर वृष्टि छाया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो वो है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर में वर्षा होती है, जिसे हिमपात होता है, अर्थात बर्फबारी होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मावट से क्या तात्पर्य है? मावट से तात्पर्य शीतकालीन चक्रवात द्वारा जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है उसे राजस्थान में मावट कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा।
और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.